अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। लीनियर मोमेंटम, इट इज बेसिकली द मूविंग मास। कोई भी मास अगर मूव कर रहा है, एनी मास is moving with a certain velocity, it is said to have linear momentum. तो basically वो क्या है? वो एक mass of body which is moving in a direction. बस, this is what is momentum. It is mass in motion. Mass in motion. एक मास जो सपोज m मास हो हमारे पास, मास m, and it is moving with a velocity v, ठीक है, सॉरी, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v। तो दिस इज कि ये मास है, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, दैट मीन्स दिस मास इज इन मोशन। तो इसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा, एंड दिस मोमेंटम इज डिफाइंड एज p इज इक्वल टू mv। डायरेक्शन क्या होगा? p इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी, सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। p इज इक्वल टू mv, ये हो गया हमारा मोमेंटम। तो द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। द प्रोडक्ट ऑफ द, ये क्या है? दिस इज द product of the mass and its velocity is called linear momentum of the body। और डेफिनेटली क्योंकि ये प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये हम कह सकते हैं, अगर हमारे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड मास। स्पीड अगर हम कहेंगे तो देन वी विल से कि वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड कर रहा है, और वो मास पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज योर मोमेंटम। अब मान लो एक ट्रक है और एक कार है। सपोज देयर इज अ ट्रक एंड देयर इज अ कार। ये से ट्रक ले लो, ट्रक, और M2 को कार ले लो, ओके। तो और दे आर मूविंग एट द सेम स्पीड, दोनों लोग सेम स्पीड से अगर चल रहे हैं, सेम दोनों की स्पीड है, ठीक है। तो अगर P1 तुम निकालोगे तो इट विल बी M1P, P2 निकालोगे तो इट विल बी M2V, ठीक। तो अगर हम रेशियो लें P1 अपॉन P2, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द ट्रक डिवाइडेड बाय द मोमेंटम ऑफ द कार, इट विल बी इक्वल टू M1 अपॉन M2। V कैंसिल हो जाएगा, सेम वेलोसिटी। तो अगर सेम वेलोसिटी से, अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही हैं, तो उनके मोमेंटम का रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ देयर मासेस। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी कम होगा। सिमिलरली अगर हम यही ट्रक और उसका लें और हम कहें वेलोसिटी भी मान लो V1 V2 है, वेलोसिटी भी हम कह दें कि इट इज़ V1 एंड V2, कार और ट्रक की, ठीक है, V1 और V2, ट्रक की ये है, कार की ये है, बट दे हैव द सेम मोमेंटम, दे हैव द सेम मोमेंटम। They have the same momentum, तो क्या हो जाएगा? M1 V1 is equal to M2 V2, और M1 upon M2 is equal to V2 upon V1. Very important observation. M1 upon M2 is equal to V2 upon V1, मतलब जो लाइटर बॉडी होगी, अगर दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है, if two bodies have the same momentum, then that means कि उनका जो जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी
कम होगी. This is telling mass is inversely proportional to the velocity if the two bodies are having the same momentum. तो m1 upon m2 is equal to v2 upon v1. मतलब अगर m1, यहाँ पे m1 तुमने क्या रख लिया है, ट्रक लिया है, और m2 क्या लिया है, कार लिया है. अब हम ये देख रहे हैं कि m1 upon m2 मतलब ट्रक और कार का जो मास है, तो ऑब्वियसली ट्रक का मास इज मोर देन द मास ऑफ द ट्रक, कार इज इक्वल टू, मतलब अगर सेम मोमेंटम है दोनों का तो ट्रक स्लो स्पीड में चल रही है एज कंपेयर टू योर कार. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन हेवियर द बॉडी, smaller will be its velocity than a lighter body having the same linear momentum. तो अगर body heavier है तो उसकी velocity कम होगी, body lighter है उसकी velocity ज़्यादा होगी अगर दोनों bodies का momentum is same. Okay, so next we will begin. ये भाई हमारा momentum हमें clear हो गया, तो अभी हमें force की basic definition clear हो गई, हमें inertia clear हो गया, हमें momentum clear हो गया. Now let's go on to the Newton's laws of motion. हम आज के लेक्चर में वील डू द फर्स्ट 2 लॉज, नेक्स्ट लेक्चर में वील बी डूइंग द थर्ड लॉ. ठीक है. क्योंकि फर्स्ट लॉ इज अ डेफिनेशन ओनली. फर्स्ट लॉ सिर्फ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, इट डज नॉट गिव एनी फॉर्मूला. सेकेंड लॉ फॉर्मूला हमें देती है. पहली लॉ का ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन पे अगर हम आएंगे तो हमें सेकेंड लॉ मिल जाएगी. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, it is a qualitative, as they have said, it provides the qualitative definition of force which follows that a force is the basic cause of motion. Definitely ये क्या दे रही है, qualitative description of force, जो कि कहता है कि फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन. ये पहली लॉ है. ठीक है. अब क्या क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन दिया, इट सेड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ये सिर्फ डेफिनेशन है पहली लॉ. एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट tends to remain at rest. Tends to remain at rest, and an object in motion tends to remain in motion unless in the same direction with the same speed, unless an external unbalanced force is applied to it. वेरी नाइस. पहली बात है ये क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन दे रही है. क्वालिटेटिव से मेरा मतलब है कि सिर्फ ये डेफिनेशन दे रही है, ये किसी भी तरह का मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं देती है ये वाली लॉ. ठीक है. पहली चीज़ ये याद रखिएगा. है क्या ये बताती है कि देखो फोर्स की ही वजह से चाहे कोई बॉडी मोशन में आए, चाहे कोई बॉडी मोशन से रेस्ट पे आए, कुछ भी हो रहा हो, ये रीज़न उसके पीछे क्या रहेगा, फोर्स ही रहेगा. किस तरह की फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो. नाउ कह क्या रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, वही चीज़ जो पिछले प्रॉब्ली हाफ एन आवर से आई एम कंटिन्यूसली रिपीटिंग कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहेगा, इन द सेम डायरेक्शन एंड विद द सेम स्पीड. वेरी इंपॉर्टेंट, इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड unless an external unbalanced force is applied to it. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, मतलब जब तक एक अनबैलेंस्ड इक्वल फोर्स देखो लग गई तो चीज़ क्या होगी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी. तो द फोर्स हैज़ टू बी अनबैलेंस्ड. मतलब हम जिस फोर्स से भाग रहे हैं, सपोज जिस तरह से हम भाग रहे हैं, हमें उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी
तभी तो हम रुकेंगे ना. दैट मीन्स ज़्यादा जैसे ही टर्म आया दैट मीन्स कि बैलेंसिंग खत्म, अनबैलेंस्ड हो गया. ठीक है. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब बॉल रोल कर रही है, रोल कर रही है, रोल कर रही है, अल्टीमेटली क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स हावी हो जा रही है, तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉल रुकी है. तो दैट मीन्स द फोर्स हैज़ टू बी अनबैलेंस्ड, राइट. तो ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन, मोशन में अगर है तो ना अपना डायरेक्शन ना अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे जो कि उसको अल्टीमेटली रोक दे. एंड सिमिलरली वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स ना लगे जिसके कारण उसका मूवमेंट हो. सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक. नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. दिस इज वॉज द फर्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड. वो इसी लॉ का, फर्स्ट लॉ का ही क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देती है. क्वांटिटेटिव इसलिए वर्ड यूज किया गया बिकॉज इट गिव्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट गिव्स द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट लॉ. ये देती है. ठीक है. देखो ये कहती है द सेकेंड लॉ सेज कि rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the amount of force applied to that body. The rate of change of momentum is directly applied force and this change takes place in the direction of the applied force. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on the body, and this change takes place in the direction of motion. In the direction of the applied, in the direction of the applied force. करेक्ट. तो जो मोमेंटम है अगर उसका हम रेट ऑफ चेंज निकालें कि फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें क्या रेट ऑफ चेंज हुआ है मोमेंटम में, तो वी विल फाइंड आउट कि वो मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी. सो दैट मीन्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. डी पी से हमने डिनोट किया था डी टी. करेक्ट. अभी ये हटा देते हैं. डी पी बाई डी टी. डी पी क्या होता है? पी. व्हाट इज पी? वी हैव सेड कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट. तो मतलब force is directly proportional to d mv dt, right. It is proportional to m is a constant, mass constant है, बाहर ले आइए. dv by dt. What is this dv by dt? dv by dt is the rate of change of the velocity, और rate of change of velocity क्या होता है? Acceleration. dv by dt is nothing but your acceleration. तो dv by dt को हम acceleration से वो कर देंगे. f is directly proportional to mass into acceleration. और proportionality का साइन हटाने के लिए what we do is we place one k over here, जो कि अगर फोर्स हमारी 1 न्यूटन हो, मास हमारा 1 kg हो, एक्सेलरेशन हमारी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, सो योर k ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1. तो अगर k हम 1 यूज कर रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. और ये हमारी क्लासिकल थियोरी ऑफ मैकेनिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. और ये जो न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ. ठीक है. इस पे बेस्ड हम बहुत सारे जितने भी मोशन हमारे होते हैं हम बहुत सारे आराम से
सॉल्व कर पाते हैं, जैसा कि अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके अगर हम उसकी बात करें, यूनिट्स की बात करें, तो दो तरह के यूनिट्स हैं। एक है इसका एब्सोल्यूट यूनिट और एक है इसका ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट एज वी ऑल नो फोर्स का क्या होता है, इट इज न्यूटन। न्यूटन, तो 1 न्यूटन। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और अगर यही चीज हम, दिस इज द एसआई यूनिट, न्यूटन इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो अगर हम वो kg मीटर पर सेकेंड में डिनोट करें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg ms मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही चीज़ अगर हम CGS यूनिट में करें तो दैट इज द डाइन। CGS में क्या होता है उसका यूनिट, डाइन। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और अच्छा, अब और ऑब्वियसली न्यूटन एंड डाइन में फिर रिलेशनशिप आ जाएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। क्यों हो जाएगा, केजी को ग्राम्स में हुआ तो 1000 यहाँ आ गया, मीटर से सेंटीमीटर में हुआ तो 100 यहाँ आ गया, तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया, 10 to the power 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो कई बार आपके क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। तो ये तो हमारा होता है। इसकी बात हम जब करते हैं तो वी से दिस इज द एब्सोल्यूट यूनिट। क्या है ये, दिस इज द एब्सोल्यूट यूनिट। दूसरा हमारा होता है ग्रेविटेशन यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट वो वेट पे बेस्ड होता है, ग्रेविटेशन पे बेस्ड होता है। दैट इज 1 kg F और 1 kg वेट। और दिस इज इक्वल टू 1 kg वेट 10 न्यूटन इसे कहते हैं। ठीक है, 9.8 या 10 और मतलब 9.8 लिख लेते हैं। वाई, बिकॉज दिस इज वेट। क्या होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी इज m इंटू जी। करेक्ट। तो m यहाँ पे हमने 1 kg ले रखा है एंड g इज नथिंग बट 9.8। तो 1 इंटू 9.8 इज 9.8 न्यूटन। ये हमारा आता है। तो अगर हमारी कोई भी बॉडी दे रखी है, वी हैव बीन गिवन कि किसी बॉडी का वेट इज 10 न्यूटन, सपोज 10 न्यूटन किलोग्राम वेट या 10 न्यूटन किलोग्राम फोर्स, ये हमें वेट दे रखा है और हमसे कहा गया व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। तो यू हैव टू डिवाइड द वेट with g so that you can get back the mass of the body, and this is the difference between mass and weight of a body. तो यहाँ तक तो हमारा हो गया फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ की बात। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स जिससे थोड़ा सा और ये हम लोगों का क्लियर हो जाए, सो दैट नेक्स्ट टर्न पे वी कैन बिगिन विद द थर्ड लॉ एंड सो फोर्थ। ओके, पहला क्वेश्चन सेज अ फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। एक फोर्स है जो एक बॉडी पे एक्ट कर रही है विच हैज अ मास ऑफ 2 किलोग्राम्स। ठीक है, मास है बॉडी का 2 किलोग्राम्स। इनिशियली एट रेस्ट फॉर 6 seconds आफ्टर विच द फोर्स सीजेस। इनिशियली एट रेस्ट, ये जो मास था ये क्या है, इट इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक, अब जो फोर्स जब अप्लाई की तो द फोर्स सीजेस एट, मतलब बंद हो गई, सीजेस आफ्टर 6 seconds। 6 seconds फोर्स अप्लाई हुई हमारी, फोर्स अप्लाइड ऑन अ मास इतना जो कि इनिशियली रेस्ट पे था। अब फोर्स हमने बंद कर दी कितनी देर बाद, 6 सेकेंड बाद बंद कर दी हमने फोर्स। अब बंद करने के बाद जो बॉडी है वो 60 मीटर चली इन द नेक्स्ट 5 seconds। बॉडी मूव्स फॉर 60 meters फॉर अनदर 5 seconds।
5 सेकेंड तक चली। यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ द बॉडी। क्या हमें निकालना है? वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ द बॉडी। अब देखो इसमें क्या क्या हमें दे रखा है, हमें ये पूरा देख के हमें ये समझ में आया हमारे पास मास है, फोर्स निकालना है। वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वी ऑलरेडी हैव द मास। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्सेलरेशन। नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें ये डेफिनेशन पता है, t हमारे पास है, ठीक है, u हमारे पास है, इनिशियली एट रेस्ट है, a हमें निकालना है। a कैसे निकालेंगे? a अगर निकालना है तो उससे पहले अगर हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाए तो हम a निकाल लेंगे इस वाली डेफिनेशन से। अगर हमें v मिल जाए तो हम a कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो v कैलकुलेट करो। v सिंपली क्या होगी? फोर्स बंद भी हो गई तब भी वो कितना चला? 60 मीटर 5 सेकेंड के लिए। तो v क्या हो गया? 60/5, दैट इज 12 मीटर्स पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। और ये फाइनल वेलोसिटी उसको कब मिली? जब ये 6 सेकेंड बाद, इस 6 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हुए उसके बाद तो ये 12 मीटर पर सेकेंड से ये आगे बढ़ के फिर ये स्टॉप हो गया। स्टॉप नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि दे हैव स्टॉप। 60 मीटर 5 सेकेंड में बढ़ा, तो किस स्पीड से बढ़ा? 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड उसे कब मिली है वेलोसिटी? एट द एंड ऑफ दिस 6 सेकेंड्स, करेक्ट। तो मतलब हमारा अब क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू हमें दे रखा है 0, ये हमें मिल गया 12, a हमें निकालना है, t क्या है? 6। तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Therefore, your force is nothing but mass into acceleration. Mass is given as 2, acceleration 4 Newton force is required, जिससे हम ये सब कर सकेंगे कि बॉडी मूव की और फिर रुकी फिर ऐसे चली। ओके, नेक्स्ट, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट। एक वैसे टाइप का, इट इज क्वाइट सिमिलर। लेट्स डू अनदर वन। ओके, दिस इज नाइस। एक constant force is acting on a mass of, let me rub this first. दो तीन न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेंगे तो वी विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग, सो दैट नेक्स्ट क्लास जब हमारी शुरू होगी, नेक्स्ट क्लास जब शुरू होगी तो इसके हम न्यूमेरिकल से ही शुरू करेंगे। वी विल डू सम गुड न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, सो दैट उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छे न्यूमेरिकल करने होंगे तो नेक्स्ट टर्न की फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। ओके, दीज आर कंपैरेटिवली इजी, जो अभी हम करवा दे रहे हैं आपको। 1-2, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। मास कितना है? 3 kg। चेंजेस इट्स स्पीड। फोर्स एक एक्ट कर रही है इस पे, ठीक है, फोर्स एक्ट कर रही है इस मार्क्स पे। उसने क्या किया? उसने चेंज कर दी स्पीड। चेंज करके क्या कर दी? 2 से 3.5 कर दी। 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड चेंज कर दी इस फोर्स ने इस मास की वेलोसिटी। कितनी देर में? इन 25 सेकेंड्स, करेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ बॉडी का। What is the magnitude and direction of force? What is the magnitude and direction? Very easy. See, force निकालने के लिए you have to have m in, m हमारे पास already है। a कैसे निकालेंगे? What is a? a is the rate of change of velocity. तो your a will be v minus u upon t. v क्या है? 3.5. u क्या है? 2. टाइम क्या है? 25. This will come out to be 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार आपको a मिल गया, you can easily find out the force, that is 3 into 0.06 which is equal to 0.18 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन मोशन की ही तरफ होगा। कैसे हम ये बोल रहे हैं कि इसमें हम कह रहे हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हाउ कैन वी से दिस? कैसे हम कह रहे हैं ये वाली बात? बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग। सी, 2 से
3.5 हो गई स्पीड जो है, मतलब हमने फोर्स को किधर दिया है, मोशन के ही डायरेक्शन में दिया है, तभी तो ये स्पीड इंक्रीज हुई है, अदरवाइज फोर्स इंक्रीज ना होती, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहे होते तो हम धीरे धीरे वेलोसिटी कम कर रहे होते, बट व्हाट वी हैव डन इज हमने इंक्रीज कर दी स्पीड, दैट मीन्स वी हैव अप्लाइड द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. ओके, लेट्स डू वन लास्ट. एक एलिवेटर का कर लेते हैं, वो भी काफ़ी जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. लेट्स डू वन ऑन एलिवेटर. एक एलिवेटर है, मास है उसका 4000 किलो, मास ऑफ एन एलिवेटर इज इक्वल टू 4000 किलो. एलिवेटर, आई होप एवरीबडी नोज, लिफ्ट, ठीक है. एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, ये जो एलिवेटर है ये क्या हो रही है, इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, मतलब कैसे जा रही है, इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, करेक्ट, इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. इफ द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 48,000 न्यूटन, इफ ये हम लिख दे रहे हैं सो दैट आप लोगों को पता है. इफ द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 48,000 न्यूटन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर. हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है, पहला पार्ट है कि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना. ये एक एलिवेटर है, जो सपोर्टिंग केबल है उधर टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा, ग्रेविटी की वजह से फोर्स किधर लगेगी, नीचे लगेगी, तो दैट मीन्स हम इक्वेशन क्या, पर ये एक्सेलरेट वो क्या हो रही है, एलिवेटर क्या है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, मतलब इसके पास एक एक्सेलरेशन है, तो वी कैन राइट T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और ए हमें निकालना है T माइनस एम जी अपॉन एम. T माइनस एम, ए क्या लिख सकते हैं, T माइनस एम माइनस जी. T is 48,000, M is 4,000 माइनस 10, ये आता है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट ये कहते हैं कि अगर ये, तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर, टेंशन ऊपर ही लगता है, टेंशन उधर स्ट्रिंग में लगेगा, mg नीचे लग रहा है, पर एक्सेलरेट किधर हो रही है, ऊपर ही हो रही है, तो T मतलब बड़ा है, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. T हमें दे रखा है, M हमें दे रखा है, G हमें पता है, A हमें निकालना है, हमने A निकाल लिया, वी फाउंड द आंसर एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ दे आर सेइंग कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट थ्रू व्हाट डिस्टेंस डज इट राइज इन 3 सेकेंड्स, मतलब एलिवेटर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने में, इन 3 सेकेंड्स, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये दे रखा है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या दे रखा है, एक्चुअली दैट u इज इक्वल टू 0. डिस्टेंस निकालना है, ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. u 0 है इसमें, हाफ a हमें दे रखा है 2 इंटू टी स्क्वायर इज गिवन एज 9 meters. 9 meter is your answer. Elevator ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एलिवेटर हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 9 meters इस एक्सेलरेशन के साथ, करेक्ट. तो इस तरह के एलिवेटर्स के भी क्वेश्चंस आर वेरी पॉपुलर. तो आज हमने बेसिकली वी हैव स्टार्टेड विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. जस्ट वी हैव डन द फर्स्ट लॉ, वी हैव डन द सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ आई रिपीट एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है बस, जो सिर्फ डेफिनेशन दे रही है. सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ उसी को डिस्क्राइब कर रही है मैथमेटिकली, कि जो चेंज मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे हमको मिलती है अपनी ये इक्वेशन, दैट इज F इज इक्वल टू एम ए. एंड दिस लॉ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ अमंग्स द 3 लॉज. उसके हमने कुछ जनरल 2-3 क्वेश्चंस किए हैं कि हम उसे किस, ये जो टेंशन वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें हम बार बार टेंशन स्ट्रिंग में अप्लाई कर रहे हैं,
ये वाले क्वेश्चंस आर वेरी कॉमनली आस्क्ड एंड दे आर रियली वेरी ट्रिकी एट टाइम्स। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू टेंशन, मास, एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी, ये सब मिला जुला के जो हैं वो पहले हम कल नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारा होगा उसमें हम शुरुआत उससे करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।